दो सवाल है, क्या शिवसेना का कोई नेता आपके किसी भी पार्टी सदस्य को मिलने के लिए कहीं पे भी आया है? और दूसरी बात, क्या आप मानते हैं कि शिवसेना का जो पोलिटिकल वजूद था पहले था वो चेंज? उन्होंने कहा है 2-3 दिन में होगा। मैंने ये कहा है कि सवाल हमसे पूछा गया था राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में, मैंने जवाब ये दिया और उसको दोबारा आपके सामने दोहरा रहा हूँ, हमारी पार्टी से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं और हमारी पार्टी में मेडिकल रात से बहुत देर तक फारूक शाह साहब जो हमारे दुनिया के पहले उनसे बातचीत हमारे मालेगांव के हमारे एमएलए और दो लीडर हैं इस्माइल साहब से सिलसिले राज्यसभा के इलेक्शन सिलसिले थे, तो अगर वो बात करेंगे तो हम बात करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो फैसला है हम फैसला नहीं कर पाएंगे। दूसरा सवाल था कि क्या शिवसेना का वजूद जो पहले था वो बदल गया है, इसलिए आप कह रहे हैं कि अगर वो आगे आते तो हम उनको शायद मेरे को नहीं लगता कि बदल गया, किसने बदला? क्योंकि 2000 लास्ट विधानसभा के चुनाव में यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी खासतौर से मुस्लिम और दलित में जाकर ये मैसेज दे देते कि MIM और OBC वोट मत दो, क्योंकि हमको भाजपा और सेना को, और ये लोग दोबारा सबके साथ मिल गए, कोई तब्दीली नहीं। कानपुर में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, कानपुर में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है और अवैध निर्माण जो बिल्डिंग्स है उसको गिराया जा रहा है, इस मामले क्या ध्यान होना चाहिए? देखिए, कानपुर में जो तशद्दुद हुआ है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया में सिर्फ एक तरफा वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। पत्रमबाजी दोनों ग्रुप्स में हुई और जब वेब न्यूज पोर्टल के लोग दोनों दिखाए गए, यहाँ से पत्थरबाजी हो रही थी, इधर से पत्थरबाजी हो रही थी, तो यूपी की सरकार ने उन लोगों के ऊपर केसेस बुक कर दिए कि तुमने माहौल को खराब करने के लिए वीडियो दिखाई। अब अगर वेब न्यूज पोर्टल का काम सच्चाई को दिखाना है, वो किसी की तरफदारी नहीं कर रहे थे, तो यूपी सरकार ने उन पर इसलिए केस लगा दिया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि पथराव जो है दो तरफ से वो ना दिखाया जाए। तो वो उसकी वीडियोज आज भी अवेलेबल है और वहाँ पर कानपुर में पथराव हुआ है, दोनों तरफ पथराव हुआ है, मगर एक तरफा गिरफ्तारी जो हमेशा ऐसा ही होता है, और फिर NSA उन पर लगाना, और तीसरा ये धमकी देना कि उन लोगों के घर को तोड़ दिया जाएगा। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही, जब घर तो दुकानें तोड़ी जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सो मोटो लिया और उसके बाद वो कोर्ट में गया, उस पर स्टे लग गया।
अभी भी हम यूपी सरकार से कह रहे हैं कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं जा सकते। आप जज नहीं है, आप कोर्ट नहीं है, आप नहीं तय कर सकते कि किसका घर तोड़ना नहीं तोड़ना। और अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है जैसा आपका सवाल है तो आपको नोटिस देना जरूरी। आप नोटिस दीजिए उनको, उनसे पूछिए। आप ही अगर ऐसा तोड़ते जाएंगे तो फिर कोर्ट और अदालत की क्या जरूरत बाकी रहेगी। और ये डेमोलिशन नहीं है, बल्कि जितना जो सेंधवा में और मध्य प्रदेश में और खरगोन में और गुजरात में खंबाट में जो डेमोलिशन हुआ है और दिल्ली में जो हुआ है, मैं इसको मुसलमानों के लिए एक कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, जो बगैर नोटिस के, बगैर उनका जवाब सुने आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। और भारत के कानून के लॉ के जूरिस्प्रूडेंस में एक नया जूरिस्प्रूडेंस शुरू हो गया, बुलडोजर जूरिस्प्रूडेंस। तो ये मेरा आपके सवाल का जवाब है। नुपुर शर्मा जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, Sir, what is your opinion about politics and elections being based on religious issues? What is my opinion on politics and elections? Being based on religious issues. धर्माधारित क्यों चल रहे? सिविक इश्यूज बहुत सारे हैं अपने हिंदुस्तान में। वो सब्जेक्ट छोड़ के रिलीजियस बेस क्यों बनाया जा रहा है? जैसा मेरे साथी ने पूछा कि किसी ने स्पीच किया। नहीं, इसका भी जिम्मेदार औरंगजेब है। नुपुर शर्मा तो देखिए, रिलीजन तो कोड ऑफ कंडक्ट के कानून के लिहाज से आप इलेक्शंस के दौरान में रिलीजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर उसमें एक्सेप्शन क्या है कि आप हिंदुत्व के ऊपर वोट मांग सकते, किसी और के नाम पर अगर आप मांगेंगे तो आप वायलेशन करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट का। वो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जस्टिस जी.एस. वर्मा का, और बाद में भी जस्टिस मेरे ख्याल से, मेरी मेमोरी से, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चौहान साहब ने का जजमेंट है। ये बात बिल्कुल सही है कि रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मगर हो रही है। और देश की जनता को इसके ऊपर फैसला करना है कि वो रिलीजन के ऊपर वोट देंगे या एम्पावरमेंट के नाम पर देंगे या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे देंगे, किसानों की मसाइल को देखकर वोट देंगे, नौजवानों की जो बेरोजगारी भारत में है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर नौजवान बेरोजगार है तो भारत में, इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है, और ये सब चीजें हैं। तो जाहिर है ये तो जनता को तय करना है। सर, जो मिडिल ईस्ट में जो रिएक्शन आई है और जो एमईए ने रिएक्ट किया है, उसको आप कैसे जो रिएक्शन आई है ईरान, इराक और बाकी सऊदी अरब की तरफ से, और जिस तरीके से एमईए ने उसको रिस्पॉन्ड किया है, आप कैसे देखते हैं? आपका भी सवाल पूछता हूँ, वही है। तो देखिए, टाइम्स नाउ इंग्लिश चैनल, न्यूज चैनल में प्राइम टाइम पर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका, उनको इंसल्ट करने की कोशिश की। और एक बात आपको याद रखना है कि उस प्रोग्राम से 1 या 2 दिन पहले न्यूज 24 एक न्यूज चैनल है, एंकर मानक गुप्ता साहब है, वही अल्फाज उन्होंने दोहराए। तो ये रिपीटेशन है ये। और एक बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जब रिपीटेशन करते हैं तो वो उनकी वो पार्टी लाइन है नंबर 1, इससे कोई इनकार नहीं करते, तो पार्टी लाइन है, क्योंकि एक बार नहीं दूसरी मरतबा बोले। कार्रवाई तो भी है। आप सुन तो लीजिए, अभी आप एकदम ही आप बोल रहे हैं। तो उसके 10 दिन के बाद कार्रवाई हुई। जैसे आप जल्दी बोलते कार्रवाई हुई, जल्दी कर देते तो सवाल ही नहीं उठा। तो वो 10 दिन के बाद कार्रवाई हुई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन।
देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं की। भिवंडी में उसके 2 दिन के बाद भिवंडी में हमारी जनसभा थी, उसमें मैंने अपने स्पीच में ये कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हर रिलीजन के, कास्ट के आप प्रधानमंत्री हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, आपके स्पोक्स पर्सन के खिलाफ। ये गलत कहा उन्होंने, मगर प्रधानमंत्री इस पर एक्शन नहीं लिए, उनकी सरकार उस पर एक्शन नहीं ली। हमको इस बात का गुस्सा है कि प्रधानमंत्री ने भारत के मुसलमानों को, जो नागरिक हैं इस देश के, उनकी बात को नहीं सुना। आपने हमारे गम को, हमारी पीड़ा को नहीं समझा, और आप अफसोस के साथ जो फॉरेन कंट्रीज में वहां पर उनके नागरिकों में गुस्सा पैदा हो गया, सोशल मीडिया पर वहां पर एक ट्रेंड करना शुरू कर दिया, इनके दोनों स्पोक्स पर्सन का, एक का ट्वीट और एक का वो अनाप शनाप जो उन्होंने बका। और अफसोस इस बात का है कि जब देश के वाइस प्रेसिडेंट प्लेन में थे, कतर को जा रहे थे, 2 दिन 3 दिन का ट्रिप था, जब प्लेन में उनसे थे, अभी लैंड नहीं किया दोहा में, तो उनसे कहा गया कि आपका बैंक्वेट कैंसिल हो गया। जब वो लैंड करते हैं कतर में, तो जो मेजबान कंट्री है, जो होस्ट कंट्री है, वो भारत के एम्बेसडर को बुलाकर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवाता है, और उसके बाद आप देखते हैं कि 12-13 कंट्रीज ने ये सब इस बात पर भारत को, एम्बेसडर्स को बुलाकर ये कहा। उसमें जो आपके भारत के जो एम्बेसडर हैं कतर में, उनका स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो कहते हैं कि एक्शन लिया और ये लोग फ्रिंज थे, फ्रिंज एलिमेंट थे। आप बताइए कि कोई नेशनल पार्टी का, रूलिंग पार्टी का, जिसके 300 से ज्यादा एमपी हैं लोकसभा में, जो भारत के बहुत प्रदेशों में उनकी सरकार है, वो फ्रिंज होगा क्या? कैसे फ्रिंज होगा वो? और मुझे इस बात की सख्त ऑब्जेक्शन है कि एक एम्बेसडर का काम ये नहीं है कि किसी को फ्रिंज बोले, किसी को वो बोले। एम्बेसडर तो आता है, जैसा आपने कहा कि एमईए के तहत आता है, वो ऐसा बिहेव करे से कोई बीजेपी पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। वो चाइना में होता है, चाइना का जो सीपीपी का मॉडल है, उसमें कोई ऑफिसर बगैर पार्टी का बनता ही नहीं है। फिर उसके बाद आपने उनको दुनिया को और हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए आपने उनको सस्पेंड कर दिया, एक को पार्टी से निकाल दिया। वो आपकी नेक नियति को ज़ाहिर नहीं करता। अगर आप उनके उस भाषा को गलत मानते हैं, उनके ट्वीट को गलत मानते हैं, तो सरकार का की जिम्मेदारी है कि वो उनको केस बुक करे, उनको अरेस्ट करवाए, उनको जेल को भिजाए। सिर्फ सस्पेंड करके आप ये नहीं बता सकते कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने कुछ काम नहीं किया, आपने 10 दिन के बाद काम किया, और आपने 10 दिन के बाद ये एक्शन लेकर देश के प्रधानमंत्री ने, जो 8 लाख भारत के लोग इन गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, उनको बड़ा परेशान कर दिया। उनको अगर वहां पर उनकी सिक्योरिटी नहीं होगी, उनकी सेफ्टी नहीं होगी, तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। आप यहां पर इस तरह के अपने स्पोक्स पर्सन से पूरी इजाजत के साथ वो बकवास बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं एक रिलीजन के खिलाफ। और आप तमाम मीडिया के लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करके बता रहा हूं कि मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे महबूब तरीन चीज, सबसे जो सिंबल हमारे लिए, वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहीं पर अनाप शनाप पकते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए कि 8 मिलियन भारत के लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं,
55% रेमिटेंस आते हैं हमारे देश को, मेहनत मजदूरी करते वो लोग। NRI डेस्टिनेशन 10 में से 6 टॉप वहां के हैं। हमारा उनसे ऑयल आता है। एंटी टेररिज्म के ऊपर हम उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं। कतर अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वहां पर है। बहरीन में US का नेवल बेस है। ट्रेड हमारा उनसे है। अभी हमने UAE से बेहतरीन एक एग्रीमेंट साइन किया ट्रेड के लिए। तो इन सब चीजों को देश के प्रधानमंत्री दांव पे लगा दिए। तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये बता रहे हैं कि ये जो नफरत मुसलमानों के खिलाफ पैदा हो रही है, उसमें तो आप ही का रोल है, आपकी पार्टी का और आपका रोल है। हिजाब पे आपको खतरा, हलाल गोश्त पे आपको खतरा। अगर कोई बंडी पर गोश्त चिकन बनाकर बेचता तो नहीं, वहां नहीं बेचना तो दूसरी जगह बेच। हाँ, और फिर ये जो नफरत पैदा हो रही है, तो ये जो इकोसिस्टम बन चुका है, इसीलिए इनको लगता है कि जो चाहे बोलो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 80-20 की लैंग्वेज कौन बोला है? शमशान कब्रिस्तान की जबान किसने इस्तेमाल की? किसने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो के कौन दंगाई है? ये पूरा बनता है ना इससे। देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश लोगों को। इन सब चीजों की वजह से इकोसिस्टम बन गया नफरत का। इसीलिए भारत में मुसलमानों की डिग्निटी कहां है, हम पूछना चाह रहे हैं। अब आप ये सब बोलते 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 हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आगे बात। डिग्निटी याद रखिए, भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और कोई किसी को आप ऐसा नहीं कर सकते। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी मजहब के बड़े बड़े जो उनके रहनुमा हैं, जिस पर उनको अपना फेथ है, रोकिए ना आप, रोकना चाहिए, किसी को बोलना नहीं चाहिए उनके ऊपर। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक करेंगे और उनके दोनों स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करवाएंगे और उनको जेल को भेजाएंगे। तभी इस सही मानों में वो इंसाफ होगा। वरना आप याद रखिए, 6-8 महीने के अंदर उनका रिहेबिलिटेशन हो जाएगा और उनका रीपैकेजिंग करके उनको पेश कर दिया जाएगा। ये होता आया है, तो ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए और बहुत गलत काम हुआ। तो क्या आपको लगता है कि सिविल वॉर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जैसे अमेरिका की कुछ रिपोर्ट्स भी आए हैं? और दूसरी बात, मुकुल शर्मा के फैमिली में जिस तरीके से थ्रेट आया है। एक बात सुनिए, बीजेपी का आप लेटर पढ़े सस्पेंशन का? हाँ, पढ़े आप? जो आया है नहीं पढ़े आप? नहीं पढ़ा। तो पढ़ना चाहिए आप बोल रहे हैं उनकी जान पर थ्रेट आ मुकुल शर्मा की तरफ से जो आया है वही मेरा नहीं, सवाल नहीं, है। नहीं, उन्होंने उनको- मीडिया को ये कहा है नहीं, कि उनको- मेरा जो फैमिली का एड्रेस है वो ना बताया जाए। कौन बताए? अरे बीजेपी सस्पेंशन लेटर में एड्रेस लिखती है उसका, और पढ़ के सुनाऊं क्या कि आपको? वो आप लिखते हैं, मीडिया को देते हैं आपको। आप पूरा आम कर दिए उसका घर का एड्रेस, आप और हम नहीं किए। और जो थ्रेटनिंग कॉल आ रहे हैं उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या आप नहीं, कुछ हम अपील करना चाहेंगे? नहीं, अपील देखिए, कोई कानून हाथ में नहीं लेना, खत्म। कानून हाथ में लेने का इख्तियार किसी को नहीं है। हाँ, मेरे को भी तकलीफ हुई। मेरी जिंदगी जो है मेरे रसूल के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मैं उनके नाम का सदका खाता हूं। मगर मैं पुलिस में कंप्लेन किया, हैदराबाद में जाकर हम कंप्लेन किए, FIR दर्ज हुआ। फिर हमारे स्टेट के पुलिस के लोग हमको पूछे कि हैदराबाद में एक आदमी है जो उनको थ्रेट किया, उनको बोला कि उनके सर पर इनाम रख दिया था। हम बोले एक्शन लो आप, उसके खिलाफ केस बुक हुआ, उसको जेल में भेजा है हैदराबाद में। ये बोलते हैं ना, इसको आप वो करिए, आप करिए, क्यों नहीं कर रहे आप? और हम तो महाराष्ट्र सरकार से ये बोलेंगे कि आप उसको जाकर अरेस्ट करिए ना, आप तो सत्ता में हैं यहाँ पर। भाई शरद पवार साहब के खिलाफ कोई बोला तो जाकर आप थप्पड़ मार के उसका इनक तोड़ देते हैं। कोई फिल्म एक्ट्रेस बोली तो उसको आप जेल को भिजा दिए। उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई बोला तो सैनिक जाकर इंक फेंकते, उसका गड़बड़ कर देते। ये करो ना भाई,
आप क्यों क्वेश्चनिंग करते? भिजाओ ना, जाओ ट्रांजिट वारंट लेकर जाओ, लेकर आओ मोहतरमा को यहाँ पर, करिए ना, करना चाहिए आपको। मैंने सिविल संजात वार का के एक सवाल कारण पूछा था, सिद्धू मैंने की- सिविल वार का एक सवाल पूछा था, जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का जो रिपोर्ट्स आया है, कौन से अमेरिका सिक्योरिटी? जो अमेरिकन का अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसमें हिंदुस्तान में जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, मैंने सवाल ये पूछा कि क्या सिविल वॉर की तरफ जो डिबेट हो रही है, सुनिए, अगर मैं पढ़ा होता तो जरूर उस पर तबसरा करता। मैं, आपने मुझे कहा इंशाल्लाह कल सुबह में पढ़ूंगा, मगर एक रिपोर्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए, वो है अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी करते हैं हर साल। 3 साल से भारत को वो कंट्री ऑफ कंसर्न में डाल रहे हैं। पिछले हफ्ते भी तो आया। नहीं, रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट है, कंट्री ऑफ कंसर्न में डाल रहे हैं कि हमारी क्या, हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है अमेरिका से 3 साल से, और वो पढ़ते हैं दुनिया में सब लोग रिपोर्ट। तो इस पर क्या करेंगे? आप बोलते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये कोई जवाब है? और जो कुछ भारत में हो रहा है ना, ये नॉर्थ कोरिया चाइना नहीं है, ये सब दिखता है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अमेरिका जिससे हमारे क्लोज रिलेशनशिप है, उनकी रिपोर्ट है कि कंट्री ऑफ कंसर्न में इंडिया को डाल रहे हैं। तो ये मोदी सरकार को इसको देखना पड़ेगा कि क्यों अमेरिका कंट्री ऑफ कंसर्न में डाल रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं इंडिया इंटरनल मैटर्स है, इंटरनल मैटर्स। फिर ये कैसा हो गया भाई? फिर ये कैसा हो गया बताइए? इतने 12-12, 13 कंट्रीज भारत के, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के ऊपर तबसरा कर रहे हैं। सर सिविल वॉर के जवाब नहीं है। मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ा। सर पंजाब के सिद्धू उनको पूछे, मैंने समान नागरिक कायदा जो है अभी सब चल रहा है, ये जगह पे सब आने वाले हैं, तो आपका क्या कहना है उसके समान नागरिक कायदे के बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से जब लॉ कमीशन ने, पिछला लॉ कमीशन ने हम सवाल ओपिनियन पूछे, तो हमारी पार्टी की तरफ से हम लिख कर दिए थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत में जरूरत नहीं है। और हमारा मानना यह है कि भारत की खूबसूरती उसका कल्चर है, उसका मल्टी कल्चरल है, मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, भारत की खूबसूरती है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो ये हमारे संविधान के पार्ट 4 का हिस्सा है। उसमें शराबबंदी का भी जिक्र है। बंद कर दो ना शराब, आप बंद कर दो। नहीं बंद करेंगे क्योंकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करे वो शराबबंदी की बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि शाम में 7 बजते की टून होना है उनको। आप बंद करो ना भाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया शराब के ऊपर आप शराब नहीं बंद करते। उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया कि देश के जो रिसोर्सेज हैं वो देश के नागरिकों में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि देश की 45% दौलत 10 लोगों के पास है। वो क्या, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं जा रहे हम। अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो भारत में, आप वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भूल जाते हैं आप। अब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। क्या कोई महाराष्ट्र का आदमी जाकर हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता? नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकते आप जमीन को। क्या आप, अगर आपको हमने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के लिए उनका कल्चर का प्रोटेक्शन दिया है, क्या आप वहां पर आग लगाना चाहते हैं? आप लोग वहां पर नॉर्थ ईस्ट में उनका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजोरम, नागालैंड, इन तमाम, आसाम, इन जगहों पर क्या आप वहां पर करेंगे? फिर आसाम के मुख्यमंत्री बोलते ए मुसलमान 2-3 शादी कर। अरे भाई प्रूफ बताओ। जो 2004 और 5 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसमें देख लो हिंदू मुसलमान बराबर के 2-2 शादियां कर रहे वो लोग। आप बोलते शादी, अरे कहां शादी कर रहे? फिर कोई बोलता नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, नहीं तो मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे, वो भी झूठ। क्योंकि अभी जब लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, जो TFR रेट मुसलमानों का 10 या 15 साल पहले था, वो गिरावट आई, उसमें बहुत गिरावट आई। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करें, हमको बताइए जो हिंदूज को
एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट मिलता, अभी मुझे क्यों नहीं मिलता, क्रिश्चियंस को क्यों नहीं मिलता? क्या वो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है भारत के संविधान के? क्या उसको सबको देंगे क्या टैक्स रिबेट? और फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो क्या वो दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट पर होगा? बताइए आप, सतपति रहेगा या निकाल देंगे आप? कि क्या देश को कहां ले जा रहे आप? गरीबी बेरोजगारी मुकद्दर बन गया भारत के नौजवानों का। इस देश का सबसे बड़ी ताकत उसका डेमोग्राफी डिविडेंड है। 60% जनता जो है 40 साल के कम उम्र की है। आप उनको रोजगार पे लगाओ, काम पे लगाओ, उनको कुछ करो। तो मोदी जी बोलेंगे मैं लाभार्थी कर दिया। अरे भाई ये नौकरी नहीं है उनको नौकरी कुछ करो आप, कुछ नहीं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक झुंझुना दे दिए, लेकिन नाचो उसको, पेट भर जाएगा तुम्हारा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत ही नहीं है भारत को, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बीजेपी का एजेंडा है। हमारी पार्टी लॉ कमीशन को लेटर लिख कर दी थी कि हम उसके खिलाफ हैं। और एक बात याद रखिए, मुसलमानों को उनको संविधान में प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 से, वो फंडामेंटल राइट है। मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है। आप कैसा कल्चर को छीन लेंगे मेरे? एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या फंडामेंटल राइट को छीन लेगा? तो ये सब चीजें हैं जो चैलेंजेस देश के सामने, उसको देखना नहीं चाहते। पंजाब की गायक सर। 29 सर इस देश की जो है धर्मांध शक्ति को रोकने के लिए आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब हो या आप सब मिलकर लोकसभा चुनाव के लिए आए थे। ये पूरा देश 80% जो बहुजन समाज है आपकी तरफ भगवान के जैसा सोचते थे दोनों को। तो इस लोकसभा में क्या हुआ सर? बाद में जो है ना लोगों का विश्वासघात हुआ आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से, ऐसा लगता है सर? देखिए, हम और बाड़ा साहब जो है अलायंस में थे और बाड़ा साहब के साथ हम लोग, मैं खुद गया, कई मीटिंग्स को एड्रेस किया पार्लियामेंट के चुनाव में। और मैं हमेशा बाड़ा साहब को बोलता था कि हमको पार्लियामेंट चुनाव में उतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी, विधानसभा मिलेगी, क्योंकि हम लोग लास्ट मोमेंट पर मिले थे। बड़ा साहब बोलते नहीं वो इसी साहब आप नहीं जानते, हम लोग सीट निकाल रहे जितने ठीक है सर, आपको अच्छा मालूम। फिर वो असेंबली का चुनाव आया तो मैं बड़ा साहब से हम लोग मिले, इम्तियाज साहब मिले, डॉक्टर गफ्फार कादरी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट वो मिले। हम उनसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको आप कितने, हम 16 सीट बोले, 20 सीट बोले, 32 सीट्स के हम लिस्ट दिए थे, तो वो राजी नहीं थे। फिर मैं पूना गया, पूना जाकर मैं उनसे अकेले 1-to-1 बात किया बड़ा साहब से। मैं आज भी इज्जत करता हूँ और कल भी करता रहूँगा। आखिर में उनको बोला कि बड़ा साहब एक काम करिए, आप 32 नहीं बोला, ठीक है 32 नहीं, आप मेरे को सिर्फ 8 सीट दे दो, जिसमें से 2 हमारे सिटिंग एमएलए है, इम्तियाज साहब की सीट और वारिस पठान। उस पर बोले नहीं, वो भी नहीं दूंगा मैं। अब आप बोलिए मेरा सिटिंग एमएलए की सीट पर अगर आप नहीं देंगे तो कैसा होगा? मैं बोला भाई 8 सीट दे दो मेरे को, आप पूरा ले लो। तो मैं 3-4 घंटे बैठा, वो उसके बाद नहीं हुआ, तो अब मैं सिटिंग एमएलए की सीट कैसे छोड़ूंगा बताइए? तो यकीनन लोगों को इस बारे में तकलीफ होंगी, हमको भी तकलीफ है। अब ये प्रैक्टिकल रीजंस हैं, तो इस पर अब क्या कर सकते हैं? मैं मोहन भागवत जी ने कहा है कि देश के हर मंत्री देशी में ये बात आपको तस्दीक करनी है या कैसा? वो बहुत बोलते रहते हैं साहब, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कहीं नहीं जा रहा, मुकम्मल कर लो मोहन भागवत। तो वो आज थोड़े दिन पहले बोले थे एक साथ जो मुसलमान चोरी का सामान, अब बोलते हैं कि ये बयान दिए, और उस बयान का पूरा आपने पूरा हिस्सा बोलिए ना। उस स्टेटमेंट में, उनकी भाषण में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे और आक्रमण करने वाला इस्लाम को लाया।
ये क्या बात है? बार बार हमको आप ले जाकर एक रिलीजन जोड़ देते हैं। तो क्या मोहन भगवत साहब के पूर्वज क्या बुद्धिस्ट थे क्या? उनको जबरन चेंज कर दिया गया, ये क्या बात है? और बोलते हैं कि इस्लाम आक्रमण इस्लाम आक्रमण से नहीं आया देश में। इस्लाम आया केरल में, ट्रेडर्स से आया, स्कॉलर्स से आया, सूफियों से आया, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भारत की सबसे पहली मस्जिद, बल्कि पूरे जो हम लोग बोलते हैं ना बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट, उसकी सबसे पहली मस्जिद ले जाकर उसका मिनिएचर सऊदी अरब के बादशाह को दिया। और ये बोलना कि ऐसा मत करो भाई, जितने पिटिशनर ज्ञानवापी में, मथुरा में, क्या वो संघ के नहीं है क्या? संघ के हैं पूरे वो। आप उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, मालूम कर लीजिए। खुद तेलंगाना में उनका प्रेसिडेंट बोलता कि हम मस्जिद को खोदेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं वो? आप खुद पार्टी है उसमें, आपके लोग कोर्ट को भाग रहे हैं, आपके सब लोग आपको बोल रहे हैं, तो केसेस विड्रॉ कर लो ना, फिर खत्म करो केसेस को। फिर सर अभी जो लोकल इलेक्शन हुए उसमें आप एमआईएम या कांग्रेस, राष्ट्रवादी या आठवले इनके साथ कोई अलायंस करेगी? अभी तो अलायंस का कोई बात सोचे भी नहीं ना, बहुत जल्दी है। अभी तो हम अपनी पार्टी को मजबूत करने निकल रहे हैं, संगठन को, जनता से अपने जाके अपना मैसेज देंगे, उसी की तैयारी में हम लोग ले रहे हैं। अब ये अलायंसेस का तो ये, और डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब आपको अच्छा बताएं। महाराष्ट्र में स्टेपिंग स्टोन बोल के एमआईएम का यूज लोग कर रहे हैं। शुरू में आते हैं एमआईएम में और बाद में राष्ट्रवादी में जाओ। अरे मैं कभी फायदा तो हो रहा ना, नुकसान तो नहीं हो रहा। सर जो पुराने जो लोग हैं, अभी पुराने लोगों से आप भी तो पुराने हैं। आप तो मीडिया में आ गए। पुराने लोगों को आप नगर पालिका है, हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ पे भी कुछ नगर परिषद में सीट चुन के आए। आपके दिल में पुराने छुपा हुआ है। पुराने लोगों को लो सर, ऐसा बिल्कुल साथ में लो। आपके नामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिवसेना के अरविंद सावंत ने ये बात की, जिस तरीके से हम लोग अभी नई राजनीति लेके चले, ये एमआईएम का फर्ज है हम लोगों को सपोर्ट करें। और दूसरी बात, जब इम्तियाज जलील साहब हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारी भी कुछ कंडीशंस है, वो क्या कंडीशन? ये इम्तियाज जलील साहब बता सकते हैं, क्योंकि पहला सवाल तो देखिए, कोई बातचीत हमारे से कोई नहीं करे, मैं आपको बता रहा हूँ, गलत कह रहे हैं। वो कंडीशन लाने का सवाल ही क्या होता है? मैं जब हमारे दोनों विधायक से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारे उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके बहुत से डेवलपमेंट के मसाइल मालेगांव में है, दुनिया में है, और साथ ही साथ जो है माइनॉरिटीज के इश्यूज भी हैं महाराष्ट्र में। तो हमसे कोई जब बात करेंगे तो हम क्या बात करें आपको बोल सकते हैं। सर कल औरंगाबाद में शिवसेना औरंगाबाद का नाम जो है संभाजीनगर करने जा रही है, आपको कैसे मालूम? ये बात पिछले हफ्ते से चल रही है, और जो खैरे साहब हैं उन्होंने वैसे ही मीडिया को कहा है कि ये बात पूरी हो गई है, उस्मानाबाद का भी नाम चेंज होगा और औरंगाबाद का भी चेंज होगा। अब बोलते हैं खैरे साहब, अल्लाह हमको सहज दे। हैदराबाद सामूहिक बलात्कार के मामले में भाजपा के एक विधायक ने टिप्पणीजनक वीडियो और नाबालिग लड़की की फोटो और वीडियो सबूत के तौर पे वो जान दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। बहुत इतना कहूँगा कि वो हीनियस क्राइम है। आपका पुतला जलाने पे यहाँ पे आप प्रोग्राम दे रहे हैं, और जो कार्यकर्ता लोग हैं उनको आप सच्चा जिन्होंने काम किया है उनको बाजू को हटा रहे हैं। पुतला जला रहे मेरा? जलाया है आपने? अरे बहुत अच्छा है ना। नहीं, आप देखिए, सुनिए, ऐसा है ना, ऐसा है, एक सवाल ऐसा है, नहीं, पुतला जलाया है, सुनिए, पुतला जलाए तो बलायात ज्यादा करते जलाना चाहिए, क्या बात है? जलाओ, बहुत अच्छी बात है। राज्यसभा के बारे में क्या? सर अब राज्यसभा जो हाल ही में राज्यसभा का क्या ना, अभी 3 मरतबा फिरा चला के वोट किसको देंगे? सीधा सीधा बात, सीधा सीधा बता। सीधा बात है। जब बात करेंगे तो करेंगे, नहीं करे तो अपना फैसला करके बताएंगे। किससे करेंगे? हाँ? नहीं दो, ये देखो
सुनिए सुनिए भाजपा और सेना में ही क्या है? नहीं सुनिए, अभी तो आपके जरिए से बोल दिए, वो मैसेज जाएगा, वो लोग बात करेंगे, हम बात करेंगे। सुनो, नहीं बात करेंगे, हमारा जो करना है पैसा लेंगे ना। नहीं तो दोनों में एक तो सेना है दूसरी भाजपा है, भाई तो आप किससे बात करेंगे आप? अरे जो बात करेंगे हमसे उनसे बात करेंगे। अच्छा, भाजपा ने बात की तो भी आप बात करेंगे? नहीं, भाजपा से क्यों बात करेंगे? सेना से बात करेंगे। उसमें अकेले वो है क्या? उसमें तो पूरा 3 पार्टियां है ना, 3 पार्टियां हैं। नहीं देखिए, अगर वो बात करे, देखिए हैदराबाद, हम लोग हैदराबाद में क्या बोलते हैं, जिसके पेट में दर्द हो ने अजवान खाना। वही खाना तो आपका दर्द कैसा कम होगा पेट का दर्द? सर, कोरोना कोविड में सबसे ज्यादा और गरीब लोगों को बहुत तकलीफ हुई, इस बारे में क्या बोले आप? कोरोना कोविड जो ये महामारी जो है, इस पीरियड में सबसे ज्यादा और गरीब लोगों को बहुत तकलीफ हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, बहुत तकलीफ हुई। इसके बारे में आपको क्या? नहीं, कोविड में मैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि भारत में 40 लाख लोग मरे, जिसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये सब ये डेटा दे देता है वो 3 लाख, ये सब बकवास है। कब्रस्तान भर गए, शमशान भर गए, लकड़ियां नहीं थी, जमीन नहीं थी दफनाने के लिए, लकड़ियां नहीं थी जलाने के लिए, अस्पताल में कोई इलाज नहीं था, पूरे देश में माहौल था ऐसा। और मेरा आज भी मानना है कि सेकेंड वेव आने से पहले अगर 2021 जनवरी, आपको याद दिला रहा हूँ, 2021 जनवरी में हमारी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता था, तो उस वक्त बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 2 रेजोल्यूशन पास किए थे। एक भारत की क्रिकेट टीम को मुबारकबाद, दूसरा देश के प्रधानमंत्री को मुबारकबाद, उन्होंने कोविड को हरा दिया। सेकेंड वेव जब सेकेंड वेव आने से पहले दूसरे कंट्रीज ने, यूएस ने, यूके ने, जापान ने, कनाडा ने, उन्होंने वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस कर दिया था। हम लोग कब प्लेस करते हैं? हम लोग सब तमाशा होने के बाद, जो 21 में हम लोग जनवरी 21 में शुरू हुआ, तो 2020 अगस्त में ये कंट्रीज ने अपना वैक्सीन ऑर्डर प्लेस कर दिया। हम जनवरी में ऑर्डर प्लेस करते हैं वो पुणे की कंपनी को, तो उसकी वजह से लोगों में मौत हो गई पूरा। अगर पहले वैक्सीन ऑर्डर कर देते, सब चीज कर देते, तो बहुत से लोगों की मौत नहीं होगी। तो ये आपकी बात सच है, मगर ये बहुत बड़ी नुकसान सबका हुआ। बहुत से परिवार ने, खानदान ने अपने माँ को, भाई को, वालिद को, पतियों को, सबने खोया। जात धर्म के नाम पर, सर जी मैं सवाल कर रहा हूँ, जात धर्मों के नाम पर कोई बोलता है तो उस पर खटला दायर किया जाता है। तो ये सरकार, ये ऐसा अपने को बोलने को हक नहीं है कि जो अपने जात पर बात करे तो उसको हक नहीं है? नहीं, आप बराबर बोलिए, मगर आप किसी को नीचा मत दिखाइए। हाँ। आप किसी को नीचा मत दिखाइए। अच्छा। और किसी को ये मत बोलिए कि ऐसा इंसल्ट करना, ये तो गलत है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभी बस है ना, हो गया। सर, लास्ट सवाल। असद मंदी साहब ने बोला था कि हम जुल्म सह लेंगे, लेकिन देश के अखंडता पे हम आंच आने नहीं देंगे। तो क्या कौम को एक तरीके से जुल्म सहने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हो, क्या है? देखिए, भारत के संविधान में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट, डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट। तो मैं अपनी डिग्निटी को नहीं खो सकता, ना खोने दूंगा। मेरी सबकी जिंदगी भारत में उसके लाइफ, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट से डिमांड करते हैं कि किसी पर जुल्म ना हो, और अगर जुल्म होता है तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। मैं कोई मुसलमान, भारत में कोई एक चमन नहीं है कि हर कोई चल के चले जाएंगे मुझ पे से। हम सब बराबर हैं। मेरी भी जान की उतनी कीमत है जितना दूसरे लोगों की जान की कीमत है, मेरी भी डिग्निटी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, तो हमको उसको देखकर बात करनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि
कोई भी हमारे को जुल्म नहीं कर सकता, ना करना चाहिए। जुल्म करेगा तो हम कानून का इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा गुनाह दर्ज कराएंगे और हम खामोश नहीं बैठेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी पे जुल्म कर सकते। जुल्म होता क्यों? जुल्म इसलिए होता है क्योंकि सत्ता में बैठने वाले जुल्म की इजाजत देते, ये हमको समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर उसको मालूम कि मेरा बैठने वाला जो बड़ा आदमी है वो मेरा माई बाप है और माई बाप मेरी हर गलती को माफ कर देगा, तो वो जुल्म करता है। जब उसको मालूम हो जाएगा कि तेरे जुल्म अब नहीं चलेगा, तो जुल्म बंद हुआ था। तो इसलिए सत्ता में बैठने वाले इजाजत देते हैं जुल्म करने की। इसीलिए आप देखते हैं कि कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है घोष के नाम पे। अभी यूपी में एक लड़के को जिसका बाप खबर खोदता है, उसको यूपी की पुलिस ने इतना मारा और उसके रेक्टम में एक बैम्बू को घुसा दिया। आप जाके बोलेंगे उसको कि सफर कर ले, जुल्म सह ले। आप बताइए, कानपुर में जो बच्चों को मुलविस नहीं है, जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको आप पकड़ रहे हैं, आप बोलेंगे जुल्म सह ले। बगैर नोटिस से घर तोड़ रहे हैं, जुल्म सह ले। जुल्म इसलिए होता है क्योंकि सरकार उन लोगों को इजाजत देती है। जुल्म इसलिए होता है क्योंकि सरकार एक पक्षपात करती है, एक विशेष समुदाय के लोगों को उनको करार देती है कि भाई ये इनको ऐसा कर दो। तो इसलिए ये चीजों को समझने की जरूरत है। मैं जहां हमारी पार्टी का मौका भी है कि हम जुल्म नहीं सहेंगे, हम इंसाफ चाहते हैं और जुल्म और इंसाफ में फर्क है। जुल्म जब तक होगा, जुल्म को सहना भी जुल्म है। इंसाफ जब होगा तो अमन रहेगा और इंसाफ उस वक्त होगा जब सरकारें भारत के संविधान को देखकर उस पर इम्प्लीमेंट करेंगी। और हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे, मगर कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। फर्क है उसको। बहुत बड़ा स्थान है, क्यों नहीं? बिल्कुल है, हमारे पार्टी में महिला विंग है, हर जगह उनको पोजीशंस हैं, उनको हम बगैर देखिए 50% आबादी को छोड़ के बगैर कैसा कोई पॉलिटिकल पार्टी काम कर पाएगी। यकीनन उनको साथ लेना है और बल्कि मैं इतराफ भी करता हूं तो और करने की जरूरत है और हम इंशाल्लाह उस पर करेंगे। ये हमारे मोहम्मद अली साहब